जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल 2पाई ऐप पे। जहां से हम लोगों ने फिनिश किया था वहां से हम लोग आज पिकअप करेंगे। 251 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। 250 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट हो गया था, है ना। तो 251 नंबर से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कुछ मज़ेदार सवाल, है ना। और जो भी 100 क्वेश्चन जो लास्ट बचा है वो पूरा हम लोग का साइक्रोमेट्रिक से बेस्ड है, साइक्रोमेट्रिक, है ना। तो 300 क्वेश्चन तक आज मैं रहने दूंगा। 50 क्वेश्चन बहुत सफिशियंट है हाफ एन आवर के लिए, ठीक। और बाकी जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइक्रोमेट्रिक रिलेटेड जो है पहले मैं बता दिया करूँगा, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट में मैं किया जा रहा हूँ, है ना। जैसे इसमें VCRS VRS सभी सिस्टम मैंने पहले डिटेल में बता दिया था, है ना। ये सब जो भी चीज़ें आ रही है, रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज़ करते हैं, कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है उसी हिसाब से पढ़ा जाए तो सही रहता है। नहीं तो फिर एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक। तो 251 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोलता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम डिप्लीशन पोटेंशियल इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन क्या देखा था कि इन्वायरमेंटल एजेंसी जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करना आप लोग क्या कीजिए, बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, वो रिएक्ट करता है ओजोन लेयर के साथ। तो इसने पूछा है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट जो है, कौन सा रेफ्रिजरेंट जो है हम लोग का यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा ओजोन लेयर के साथ, तो वो हम लोग का फ्लोरीन है। क्या है वो? हम लोग का है, हम लोग का फ्लोरीन है, ठीक। डी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर, प्रैक्टिकली ऑल कॉमन रेफ्रिजरेंट हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम COP एंड पावर रिक्वायरमेंट। सही बात है, ठीक। अगर प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो कोई भी रेफ्रिजरेंट का जो COP है और पावर रिक्वायरमेंट लगभग एक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पावर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक। बी नंबर क्या है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रेफ्रिजरेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट। जैसा कि मैंने बताया था कि हार्मेटिकली सील्ड और ओपन यूनिट में क्या अंतर है, ठीक। हार्मेटिकली सील्ड क्या है, पूरा पैक्ड रहता है, वो आपको दिखेगा नहीं, पूरा पैक कर दिया जाता है। अगर खराब भी हो गया तो पूरा आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, पूरा यूनिट वो, ठीक। वो बनता नहीं है फिर, ठीक। और अगर सी नंबर का बात करें, अमोनिया मिक्सेस फ्रीली विथ लुब्रिकेटिंग वाल एंड दिस हेल्प लुब्रिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो ये हम लोग का जो स्टेटमेंट है सी नंबर वो गलत है। बाकी जो ए और बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का करेक्ट है। तो 252 का ए और बी नंबर जो है ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मॉइस्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू अवॉइड। अब मॉइस्चर हम लोग किसके द्वारा पहले हम लोग जो है रिमूव कराते हैं, तो ड्रायर के द्वारा, ठीक। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। तो पूछा है मॉइस्चर जो है रिमूव करते हैं क्यों रेफ्रिजरेंट को, तो फ्रीजिंग एट द एक्सपेंशन वाल्व, है ना। एक्सपेंशन वाल्व पर फ्रीजिंग ना हो, रेस्ट्रिक्शन टू रेफ्रिजरेंट फ्लो, है ना। रेफ्रिजरेंट में फ्लो में कोई रेस्ट्रिक्शन ना है, कोरोजन ऑफ स्टील प्लेट पे कोई कोरोजन ना हो। तो अब ये बताइए कि कौन सा जो है, कौन सा पाइपलाइन, कौन सा रेफ्रिजरेंट जो हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे स्टील को हम लोग पाइपलाइन का मेटेरियल का यूज करेंगे, ठीक। और डी, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑल ऑफ द एबव है, तो डी नंबर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 254, अ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज यूज्ड। अब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज यूज्ड, है ना। कंप्रेसर को हम लोग क्यों यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में, तो प्रेशर को रेज करने के लिए, जबकि साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा रेफ्रिजरेंट का, ये भी करेक्ट है। सर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट थ्रू द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो डी नंबर हम लोग करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक। 254 का डी नंबर। आइए नेक्स्ट, द रेफ्रिजरेंट सप्लाइड टू अ कंप्रेसर मस्ट बी। मैंने ये क्वेश्चन जो है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ही बता दिया था कि जो भी रेफ्रिजरेंट सप्लाइड होता है कंप्रेसर में वो क्या होना चाहिए, वो सुपर हीट रहना चाहिए, सुपर हीटेड वेपर में रहना चाहिए वो रेफ्रिजरेंट, तभी हम लोग कंप्रेसर में क्या होगा, वो जा करके प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कॉल्ड। जो भी हम लोग का रेफ्रिजरेंट जो हम लोग कंप्रेसर में पहले जाता है, इनलेट जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर। और जहाँ बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। द प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कॉल्ड, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर। जब इनलेट हो रहा है तो सक्शन, और जब हम लोग का आउटलेट हो रहा था क्या हो जाएगा, हम लोग का वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 258, द रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर आर वेरी सूटेबल फॉर। मैंने बोला था दो तरीके का हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं,
रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कम चाहिए, लेकिन हम लोग क्या है वहाँ पे हाई कंडेंसिंग प्रेशर मिलता है रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के केस में। अगर वही बात करें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के तुलना में, तो सेंट्रीफ्यूगल रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जो है हम लोग का लार्ज डिस्प्लेसमेंट देता है लेकिन लो कंडेंसिंग प्रेशर देता है। तो यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर का, तो सी नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग के लिए। और अगर पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल के लिए तो हम लोग का डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड लो कंडेंसिंग प्रेशर है। जस्ट जो है डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसिंग प्रेशर जो है जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहता है। नेक्स्ट आइए द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पूछा, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होगा, लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड लो कंडेंसिंग प्रेशर। 260 फॉर लार्ज टनेज मोर देन 200 टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन द कंप्रेशन रिकमेंड। चूंकि हम लोग को लार्ज डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लार्ज टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 261 अ प्रेशर गेज ऑन द डिस्चार्ज साइड ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर रीड्स टू हाई, द रीजन विल बी। बोल रहा है कोई प्रेशर गेज जो लगा रहता है डिस्चार्ज साइड में, वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर क्या कर रहा है, बहुत ही हाई रीड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा रीड कर रहा है। वो रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन हो सकता है क्या, कूलिंग वाटर जो है वहाँ पे कमी हो रहा है, वाटर टेम्परेचर जो है क्या है ज़्यादा हाई हो गया टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर, या फिर कंडेंसर का सरफेस क्या है हम लोग गंदा है। ये तीनों रीजन हो सकता है उसके लिए, कि किसके लिए, कि प्रेशर गेज जो है हम लोग क्या हो रहा है रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर का हम लोग का ज़्यादा रीड कर रहा था। डी नंबर ऑल ऑफ द एबव। 262 व्हेन द डिस्चार्ज प्रेशर इज टू हाई इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हाई प्रेशर कंट्रोल इज इंस्टॉल्ड टू स्टॉप द कंप्रेसर। जब हम लोग का डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर को कंट्रोल तो हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर कंट्रोल को इंस्टॉल करते हैं टू स्टॉप द कंप्रेसर। ठीक, तो ये हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट है। अ कंडेंसर इज यूज्ड इन द डैश प्रेशर साइड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो याद रखिएगा जब भी कंडेंसर जो हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर साइड का लगाते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के केस में। ठीक, कहाँ लगाएंगे, हाई साइड में, लो साइड में नहीं लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग का प्रेशर जो हम लोग ज़्यादा रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या हाई प्रेशर साइड में लगाते हैं। हीट रिजेक्शन फैक्टर HRF क्या होता है, HRF होता है 1+1/COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये ध्यान रखना आप लोग का, सी नंबर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उसी से रिलेटेड एक छोटा न्यूमेरिकल दिया हीट रिजेक्शन फैक्टर निकालने के लिए HRF देखते हैं। बोल रहा है इन एक्चुअल एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन फॉर R12 एंड R22 एंड ऑपरेटिंग एट अ कंडेंसर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड एन इवेपोरेटर टेम्परेचर ऑफ 505 डिग्री सेल्सियस हीट रिजेक्शन फैक्टर इज अबाउट। तो हीट रिजेक्शन फैक्टर निकालने के लिए, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, हीट रिजेक्शन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, 1+1/COP। तो 1+1/COP होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा पहले, COP। तो COP क्या होता है, COP का फॉर्मूला क्या होता है, COP का हम लोग का फॉर्मूला होता है TL/TH-TL। ठीक, तो यहाँ से निकालिएगा। सबसे पहले क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को केल्विन में। तो 40 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 313 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 273, और 5 कितना हो जाएगा 278 केल्विन। ठीक, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा क्या हो जाएगा, 278/35 आ जाएगा, 278/35 आ जाएगा, लगभग नहीं तो 7 पॉइंट शायद कुछ आता है ना। तो 1+1/7 पॉइंट कुछ कीजिएगा तो आपका 1.25 के रिगार्डिंग आएगा। तो वो हम लोग का बी नंबर जो करेक्ट है। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या है, COP था निकालने के लिए पहले, है ना। COP का फॉर्मूला यहाँ जाना जरूर था कि TL/TH-TL होता है। आइए नेक्स्ट, मोस्ट एयर कूल्ड कंडेंसर आर डिजाइन टू ऑपरेट विद अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ। जितना पूछा है जो बहुत ही ज़्यादा जो एयर कूल्ड कंडेंसर है ना, जो कि हवा से ठंडा होता है ना, वो कितना टेम्परेचर जो है डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिजाइन किया रहता है, तो 14 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 267 द नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर आर यूज्ड इन। द नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड टेम्परेचर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हम लोग जो है जनरली यूज करते हैं उसको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। कहाँ यूज करेंगे, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। ठीक, आइए नेक्स्ट 68
A water cooled condenser operates at a dash condensing temperature than air cooled condenser। तो हम लोग जानते हैं क्या, वाटर कूल्ड जो है ना, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड के तुलना में पूछा है, तो वाटर कूल्ड जो है ऑपरेट क्या करेगा, ऑपरेट करेगा लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू एयर कूल्ड। ठीक, वाटर जो है हम लोग का ज़्यादा ठंडा करेगा एज कंपेयर टू एयर कूल्ड, इसलिए हम लोग का लोअर टेम्परेचर पे ऑपरेट होगा। नेक्स्ट है, इन अ सेल एंड कॉइल कंडेंसर वाटर फ्लोज इन द सेल एंड द रेफ्रिजरेंट इन द कॉइल। जस्ट इसका उल्टा दे दिया है, सेल में जो है, सेल में अगर पूछेगा सेल एंड कॉइल कंडेंसर में, तो सेल में जो है हम लोग क्या होता है, हम लोग का रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, सेल में जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा और कॉइल में जो है हम लोग क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है 269 का बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट 270 नंबर, फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द ट्यूब्स ऑफ ए सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर मेड। अब यहाँ देखिए मैंने ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया है कि अगर बात करेगा अमोनिया का, अगर अमोनिया का बात होता है तो अमोनिया के केस में जो है हम लोग स्टील का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टील का। अगर स्टील नहीं दिया हो रहा है, अगर स्टील नहीं दिया हो रहा है तो स्टील के जगह वहाँ क्या दिया रहेगा, राउट आयरन, राउट आयरन। और अगर फ्रेन का बात करेगा तो फ्रेन के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर का, या फिर हेलो कार्बन भी पूछ दे तो भी कॉपर ही मारना है। नेक्स्ट, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल्ड इन अ कूलिंग टावर इज। बोल रहा है वो टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, जो टेम्परेचर पे जो है कूलिंग टावर पे जो कूल किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर। अभी साइक्रोमेट्रिक जब शुरू करूंगा मैं, तो उसमें जो है वेट बल्ब, ड्राई बल्ब है ना, सभी आएगा, इसलिए भी मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग टावर एंड स्प्रे पॉन्ड इज डैश एज द वेट बल्ब टेम्परेचर टू वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे कूलिंग टावर या फिर स्प्रे पॉन्ड जैसे जैसे हम लोग का बढ़ता है ना, बढ़ेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर जो है WT है वो हम लोग का घटेगा। ठीक, दोनों हम लोग का क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ए नंबर करेक्ट होगा। एंड इवेपोरेटर इज ऑल्सो नोन एज, तो इवेपोरेटर को कुछ भी बोल लीजिए, चिलिंग कॉइल बोल लीजिए, है ना, कूलिंग कॉइल बोल लीजिए, फ्रीजिंग कॉइल बोल लीजिए। चूंकि इवेपोरेटर में ठंडा होता है, हीट का क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर हीट हम लोग क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। अब कंडेंसर में क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। ठीक, तो ये हम लोग कुछ भी इसको बोल सकते हैं, फ्रीजिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल, चिलिंग कॉइल। रेफ्रिजरेंट का हीट को हम लोग क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। द इवेपोरेटर चेंजेस द लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व इनटू। ठीक, बोल रहा है इवेपोरेटर चेंज करता है लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व इनटू। जब इवेपोरेटर से जब एक्सपेंशन वाल्व में जाता है तो लो प्रेशर में जो रहता है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में जब एक्सपेंशन में जाता है तो वो क्या करता है, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आइए, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, हम लोग का जो है प्रेशर का डिक्रीजमेंट होता है, तो लो प्रेशर। ऐसे भी द इवेपोरेटर यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेंट, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेंट में जो हम लोग इवेपोरेटर यूज करते हैं वो फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर होता है। क्या होता है, फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर। नेक्स्ट है, इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन। अब एक्सपेंशन डिवाइस किसके किसके बीच में कनेक्ट होता है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिसीवर और इवेपोरेटर के बीच में हम लोग क्या होता है, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस। नेक्स्ट 277, द कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज्ड। कैपिलरी ट्यूब वो एज एन जो कैपिलरी ट्यूब हम लोग का पीछे देखे होंगे इस तरह से जो लगा रहता है हम लोग का फ्रिज के पीछे में, ये कैपिलरी ट्यूब है। तो ये क्या, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, वाटर कूलर में यूज करते हैं और रूम एयर कंडीशनर में यूज करते हैं। तो तीनों में यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब को एज एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या मैंने बोला कि हम लोग क्या होता है, प्रेशर का हम लोग डिक्रीजमेंट कराते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट आइए, द कैपिलरी ट्यूब इज नॉट यूज इन लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिकॉज। कैपिलरी ट्यूब को लार्ज एरिया मतलब कि लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो उस क्षमता को वो मतलब कि सह नहीं सकता है ना, कैपेसिटी कंट्रोल उसका पॉसिबल ही नहीं है जितना लार्ज कैपेसिटी में। ठीक, कैपिलरी ट्यूब को एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पे। नेक्स्ट 279, द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज आल्सो कॉल्ड। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सुपरहीट वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सुपरहीट वाल्व। ये कुछ जो है एक्स्ट्रा टर्म्स एंड जो भी दिया हुआ है
वो थोड़ा देख के निकल जाना है, उतना इस पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इन आर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बोला थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करता है, तो वो इंश्योर करता है कि इवेपोरेटर कंप्लीटली फिल्ड विद द रेफ्रिजरेंट ऑफ द लोड। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व वही हम लोग का क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो इवेपोरेटर है वो कंप्लीटली फिल हुआ है रेफ्रिजरेंट से कि नहीं, ठीक। इसलिए हम लोग क्या है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड इन डैश टाइप ऑफ इवेपोरेटर। तो हम लोग जो है थर्मोस्टेटिक इवेपोरेटर वाल्व वहाँ पे हम लोग लगाएंगे जहाँ पे हम लोग ड्राई इवेपोरेटर का यूज करेंगे, जो सूखा हुआ, जहाँ पे ना कि फ्लडेड ना कि डीएक्स कॉइल का यूज करेंगे इवेपोरेटर, वहाँ पे हम लोग जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज नहीं करते हैं। हम लोग जहाँ पे ड्राई इवेपोरेटर का यूज करते हैं वहीं पे हम लोग जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज करेंगे। नेक्स्ट, a valve which maintains a constant degree of superheat at the end of the evaporator coil is called, तो उसको हम लोग बोलते हैं लो साइड फ्लोट वाल्व, जो क्या कहते हैं, लो साइड फ्लोट वाल्व। नेक्स्ट, द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेट्स ऑन द चेंज इन द, अब बोल रहा है कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे ऑपरेट करता है, तो वो ऑपरेट करता है कब, कि जब डिग्री ऑफ सुपरहीट एट एग्जिट फ्रॉम द इवेपोरेटर, जो इवेपोरेटर का एग्जिट है, इवेपोरेटर का एग्जिट में जो सुपरहीट रेफ्रिजरेंट आ रहा है, उसी के मुताबिक जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेट करता है। मोस्ट थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व आर सेट फॉर द सुपरहीट ऑफ, तो ज़्यादा नहीं, कितना का टेम्परेचर तक सेट रहता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस का तक वो सेट रहता है। नेक्स्ट आइए, इफ अ गैस इज टू बी लिक्विफाइड इट्स टेम्परेचर मस्ट बी। अब यहाँ देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो भी क्रिटिकल प्रेशर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, वो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, 5-6 क्वेश्चन बढ़िया है। बोल रहा है क्या कि अगर कोई भी गैस लिक्विफाई होता है ना, गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा, तो वो टेम्परेचर जो है हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल रहना चाहिए, तभी वो ऐसा पॉसिबल होगा, वो टेम्परेचर में रहना चाहिए, ठीक, तभी जो है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पूछा, द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस इज ऑलवेज लिक्विफाइड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग का टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जो टेम्परेचर होना चाहिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो बिलो होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, हमेशा बराबर रहना चाहिए। द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर। अब पूछा है क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर है, तो एबव विच अ गैस विल नेवर लिक्विफाइड, ऐसा टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर पे जो है हम लोग का उसके बाद जो है गैस जो है कभी भी लिक्विफाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आइए, द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर तो हो गया, क्रिटिकल प्रेशर का पूछा है कि क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, तो क्रिटिकल प्रेशर ऐसा प्रेशर है जिसके में क्या होता है, एवं वेज कोई भी लिक्विड जो है लिक्विड में ही बना रहता है, ठीक, कोई भी लिक्विड जो है लिक्विड में बना रहेगा, उसको कैसा प्रेशर बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट 289, अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, वो हम लोग का सैचुरेटेड एयर होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड एयर, ये बताने का जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए 290 नंबर, यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ देख लेते हैं 3-4 टर्मिनोलॉजी, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ह्यूमिडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो जब भी रेशियो बोलेगा एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इनटू अ मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो हम लोग का होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। लेकिन वही चीज अगर रेशियो पूछेगा एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ, अगर वो वॉल्यूम का कंडीशन में पूछ दिया, क्या पूछे, अगर वो वॉल्यूम का कंडीशन में पूछ दिया तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाता, अगर वॉल्यूम कंडीशन में पूछेगा तो वो हो जाएगा हम लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द mass of water vapor in the same volume of saturated air at the same temperature and pressure, तो वो क्या हम लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन डैश इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर में 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, कहने का मतलब है
एक वॉल्यूम एरिया का ड्राई एयर में जितना हम लोग का वाटर मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो वो क्या हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। अब देख यहाँ पे क्या पूछा है कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। अब मास जो प्रेजेंट है 1 kg ऑफ ड्राई एयर में उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। लेकिन अगर वॉल्यूम कंडीशन में पूछेगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये चीज ध्यान देना है कि अगर वॉल्यूम के केस में पूछेगा तो एब्सोल्यूट का केस लेंगे, और अगर मास के केस में पूछेगा तो हम लोग क्या लेंगे, ह्यूमिडिटी रेशियो लेंगे। ये ट्रू स्टेटमेंट हम लोग 293 का। फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा है तो हम लोग जानते हैं जो वॉल्यूम के केस में जो हम लोगों ने लिया था वही हम लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, तो डी नंबर करेक्ट है। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम लोगों ने देखा क्या था, वॉल्यूम के केस में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और मास के केस में क्या, मास के केस में हम लोग का मास के केस में हम लोग क्या था, ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक, ये चीज तो यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम के केस में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा, तो ये हम लोग क्या है, करेक्ट उत्तर है 295। 296 द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो बोलिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलिए, इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। ये सेम क्वेश्चन है, दो बार दोनों रिपीट होते गया है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पूछे तो हम लोग का 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, और अगर पूछे ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो 1 kg ऑफ ड्राई एयर। नेक्स्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, ये हम लोगों ने देखा था क्या, यूनिट ऑफ मास एयर ड्राई, ये हम लोग क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ परसेंटेज ह्यूमिडिटी। ठीक, जब उसका रेशियो पूछेगा तो 298 से जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है साइकोमेट्री का शुरू हो जाता है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, 300 तक आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। बाकी जो है अगले बार से जो है नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं क्या करूँगा, जितना भी साइकोमेट्री का जो टर्मिनोलॉजी यूज है ना, और पूरा जो साइकोमेट्रिक चार्ट है कैसे बनता है वो मैं बता दूंगा। तो पूरा जो 100 क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक तुरंत वो टैकल हो जाएगा। नेक्स्ट है 298 द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। बोला अगर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर कोई टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है थर्मोमीटर के द्वारा और उसमें क्या है, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट नहीं है एयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब वो सूखा हुआ है। अगर वहाँ मॉइस्चर होगा तो क्या हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय अ वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ में भींगा हुआ पानी, भींगा हुआ कपड़ा लपेट देते, क्या जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। 299 का ए नंबर। 300 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोमीटर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट बिगिंस टू कंडेंस इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर जो प्रेजेंट होगा उसके बाद कंडेंस होने लगा, मतलब कि वो ठंडा होने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं। वेट बल्ब टेम्परेचर अभी हम लोगों ने देखा कि इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू बल्ब टेम्परेचर। ठीक, वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग क्या देखा कि भींगा हो जब कपड़ा लपेटेंगे थर्मोमीटर का, और जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये 300 का जो है स्टेटमेंट हम लोग गलत है, तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बार से जैसा कि मैंने बोला साइकोमेट्री का हम लोग का जो है कोर्स शुरू हो जाएगा 301 नंबर से। तो पहले मैं टर्मिनोलॉजी उसका बता दूंगा, उसके बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चन उसका टैकल करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आते हैं एग्जाम में भी, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और उतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल है, आसान से हो जाएगा। बाकी 300 तक आप लोग रिविजन करके रखे 301 नंबर से अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।